हेलो। हेलो। हेलो, आवाज आ रही बेटा? हेलो। हेलो क्लास। यस सर, आवाज आ रही है सर। ओके। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। मेरा ख्याल कोई कनेक्टिविटी इशू था, उसकी वजह से बंद हो गया। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम हाँ, सर। कोई बात नहीं। ये 90 लेकिन हमें बेटा कंप्लीट करना है इसको इंशाल्लाह। 1922 first time we have used that insulin which is obtained from the deep pancreas। उसके बाद आप मुख्तलिफ एनिमल्स से हासिल करते रहे, जैसे आपने पिग से ली, काउ से ली, और उसको इस्तेमाल किया गया। इनिशियली the insulin was used by subcutaneous injections shortly before meals, लेकिन कोशिश ये की गई कि इंसुलिन में कोई ऐसा चेंज किया जाए, कोई ऐसी मॉडिफिकेशन की जाए जिसकी वजह से इसको फ्रीक्वेंसी ऑफ इंजेक्शन जो है, या इसको कम लेना पड़े, हर खाने से पहले ना लेना पड़े, यानी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो उसका बढ़ जाए। सपोज हमने अगर सुबह लगा दी तो वो रात तक काम आए, दूसरे दिन खराब, या मैक्सिमम ये कि एक सुबह और एक शाम आपने शॉट ले लिया तो जो है पूरा आपका काम हो जाए। फॉर दैट पर्पज वी हैव मॉडिफाइड द इंसुलिन टू इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। उसमें एक मोड ये था कि उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को जो है फ्रॉम द साइट ऑफ इंजेक्शन वो से स्लो कर दो। इसमें इनिशियली वी हैव प्रिपेयर्ड द इंसुलिन विथ प्रोटामीन which will slow the release of insulin for up to several days। इंसुलिन प्रोटीन के साथ आपने दी, प्रोटामीन जो है वो डिग्रेड हो जाएगा प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम्स के जरिए, एंड फ्री इंसुलिन विल बी अवेलेबल फॉर दैट। फ्री इंसुलिन फ्री इंसुलिन was available, will be available for that one। With protamine, the duration of action is increased twice as long as regular unmodified insulin। जो इंसुलिन पहले इस्तेमाल कर रहे थे, ये जो प्रोटामीन के साथ बनाया, उसमें उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो एटलीस्ट ट्वाइस हो गया। In 1946, the work has resulted in the NPH, neutral protamine hexagon। This NPH is still in use। In another method, action was extended by an addition of zinc। इसमें क्या था, प्रोटामीन शामिल किए गए थे, इसके अंदर जिंक आयंस शामिल। जिंक आयंस का नतीजा क्या है कि जिंक आयंस जो है that also first reduce the rate। इसको नाम दिया गया लेंटे। ये जो एनपीएच इंसुलिन थी उसके अंदर एक प्रॉब्लम ये था कि उसके अंदर जो पीक्स हैं वो अनप्रिडिक्टेबल है। इसको आगे हम देखेंगे। ये पीक्स जो हैं वो एक ड्यूरेशन में हासिल होती हैं, बट ड्यू टू दैट वी कैन नॉट एबल टू प्रिडिक्ट कि किस वक्त उसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगी, किस वक्त वो जो है खत्म हो जाएगा। दैट कैन रिजल्ट इन हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशंस। एक काम तो ये उसका नतीजा ये निकला कि हाइपोग्लाइसीमिया कैन बी ऑब्जर्व। और ये भी मेनली क्या होता था कि रात के वक्त अगर है, अगर ये फिर नाइट ड्यूरेशन में अगर ये हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन है तो दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। लाजमत आपको जो सो रहा है उसको पता नहीं, और खुदा ना करे उसी के दौरान जो है कुछ और हो सकता है। जब एमिनो एसिड जो पेप्टाइड है तो पेप्टाइड है तो उसकी कौन सी चीज़ मौजूद है, अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड की सिक्वेंसिंग की गई।
थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को डिसोसिएट किया गया और इंसुलिन रिसेप्टर जो है वो डिस्कवर हुए, तो मैपिंग ऑफ द रिसेप्टर हुए। उन तमाम जो डेवलपमेंट के बाद वी हैव कम टू नो द एसेंशियल स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। पता चला कि पूरा जो मॉलिक्यूल है एज सच इट इज नॉट रिक्वायर्ड, उसमें आपके पास जो है अभी आप देखोगे आगे आपको मिलेंगे कि आपके पास जो है कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं which are not involved in the interaction with the receptor, यानी वो एसेंशियल स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट में नहीं शामिल है। वही हमारा फिर टारगेट है जिसमें हमने मॉडिफिकेशंस की, वही हमारा टारगेट है जिसमें हमने मॉडिफिकेशन। अब जो यहाँ पर बनाया गया है, कौन सी चीज़ यूज की गई है? रिकॉम्बिनेंट है बेटा, स्पेलिंग सही कर लेना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसको इस्तेमाल करते हुए वी हैव सिंथेसाइज्ड a number of compounds which have got the longer duration of action. ये जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, फॉर एग्जांपल ये थोड़ा मैं इसको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले चार्ट देख लो, अच्छा चार्ट है जिससे पूरी पिक्चर समझ में आ जाती है। वन कंपाउंड विच वाज सिंथेसाइज्ड टर्म्ड एज डिस्प्रो, असल में ये लाइसिन और प्रोलिन को मिला के बनाया है। चेन ए में कोई चेंज नहीं है, चेन बी में जो है ये प्रोलिन के बजाय लाइसिन आ गया और 29 पर पोजीशन पर लाइसिन के बजाय प्रोलिन आ गया। इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से लफ्ज लिख दिया गया एस्पार्ट। इसमें क्या है, 28 पर जो प्रोलिन लगा हुआ था उसको चेंज कर दिया गया एस्पार्टेट से और उसका नाम क्या हो गया, इंसुलिन एस्पार्ट। ग्लूलिजीन, ये ग्लूलिजीन, इसके अंदर क्या है, ए में कोई चेंज नहीं है, बी के अंदर B3 पर जो वैलिन है उसको लाइसिन से चेंज कर दिया और लाइसिन को जो है वो ग्लूटामेट से चेंज कर दिया। 29 पर जो लाइसिन था ग्लूटामेट से चेंज कर दिया। ग्लेरगिन लेंटस के नाम से अवेलेबल है। इसमें ए में भी चेंज है और बी में भी चेंज है। ए के अंदर 21 पर एस्पैराजिन को ग्लाइसिन से चेंज किया गया, ये एडिशन किया गया 31 पर आर्जिनिन और 32 पर आर्जिनिन। Another one is tritamere, that is Levemir. इसमें ए में कोई चेंज नहीं है, बी के अंदर B30 से थ्रोनिन को रिमूव कर दिया गया और C14 पर फैटी एसिड, C14 फैटी एसिड जो है उसको ऐड किया गया और 29 पर लाइसिन को ऐड किया। Now here we have got the first series of those analogs. First we have got the rapid acting insulin. यहाँ हमारे पास 3 इंसुलिन है, इंसुलिन लिस्प्रो, ये जो भी हम देख रहे थे, इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन एस्पार्ट एंड इंसुलिन ग्लूसिन। ये तीनों जो हैं इसको हम कहते हैं रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। आपने चेंज उसके अंदर पहले ही देख लिया। तो इंसुलिन लिस्प्रो के अंदर जो है ह्यूमन इंसुलिन से जो फर्क है वो क्या है,
कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोलीन विद लाइसिन, प्रोलीन के बजाय लाइसिन आ गया 28 पोजीशन, और लाइसिन विद प्रोलीन एट 29, ये पहले हम देख चुके। बीटा चेन ए में कोई चेंज नहीं है। इस एनालॉग का नतीजा क्या है? इट इज गोइंग टू बी यूज्ड before 5 to 15 minutes before or immediately after meal. That will provide the better or maximum results. एक तो जो फायदा है वो ये कि हाइपोग्लाइसेमिक इवेंट्स और एपिसोड जो हैं that are less than the human insulin. Duration of action is also between 3 to 4 hours more than the unmodified one. एस्पार्ट के अंदर जो चेंज है, बीटा चेन में 28 के बजाय एस्पार्टिक एसिड आ गया प्रोलीन के बजाय। ए में कोई चेंज नहीं है। इसका एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो बढ़ गया एज फास्टर। एक्टिविटी इज सिमिलर टू लिस्प्रो, but the hypoglycemic event is less as compared to human insulin. In this one, insulin fusion, asparagine पोजीशन 3rd पर लगाया गया बीटा चेन में, और 29 पर लाइसिन को ग्लूटामेट से रिप्लेस किया गया। ये 3rd और लास्ट वन है जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन कहलाती है, जिसको रिकॉम्बिनेंट 3 स्पेलिंग सही करो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से बनाया गया। दैट इज synthesized by means of recombinant DNA technology or by means of genetic engineering. Pharmacokinetic, pharmacodynamic characters are same as that of insulin lispro. Faster onset of action. इसमें जिंक नहीं शामिल है। जिंक आयन ना शामिल होने का नतीजा क्या है? हमने इससे पहले देखा था कि जिंक को हमने शामिल किया था उसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को बढ़ाने के लिए, तो वहाँ ऑनसेट ऑफ एक्शन को बढ़ाने के लिए, एब्जॉर्प्शन को कम करने के लिए, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर जिंक मौजूद नहीं इसके फॉर्मुलेशन में, देयरफॉर फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन। दूसरा क्या? हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड्स दैट आर also less than the human insulin, yani unmodified one, but similar to that of insulin lispro. Then after these three, we have got long-acting insulins. We have got long-acting insulin analogs. अभी हमने देखा था कि NPH जो था, NPH इंसुलिन, उसमें जो पीक्स हमें मिलते हैं आमतौर पर 5 to 10 आवर्स, और जो इस पर रिस्क है वह हाइपोग्लाइसीमिया का ज़्यादा ड्यूरिंग नाइट। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 12 to 18 आवर्स। लेकिन नतीजा उसका क्या है? इन द मॉर्निंग hyperglycemia is observed. Hyperglycemic condition is there in the morning. Hyperglycemic condition can result in the morning. Synthesized long-acting insulin we have modified, and specifically two analogs are synthesized. One is insulin glargine, जिसके अंदर आइसोलेक्टिक पॉइंट को चेंज किया गया, और दूसरी इंसुलिन डिटेमिर, जिसके अंदर एसाइलेशन विद हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स। इंसुलिन ग्लैर्गिन जो है फर्स्ट लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, इसको भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए से प्रोड्यूस किया गया। फिर यहाँ पे स्पेलिंग गलत, इसमें इकोलाई का प्लाज्मिड इस्तेमाल किया गया। अगर आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ है तो लाजमी बात आपने पढ़ा होगा, हो सकता है डॉक्टर परत ने भी बताया। उसके अलावा आप हमारे सर्वर तो आपको आमतौर पर पढ़ा ही नहीं है। तो इकोलाई प्लाज्मिड को इस्तेमाल किया गया। इसका जो डिफरेंस है वो क्या है? एट 21 पोजीशन ग्लाइसिन सब्स्टिट्यूशन
एस्पैराजीन और ग्लाइसिन जो 21 के ऊपर चेंज, एक एडिशन आर्जिनिन का किया गया, स्पेलिंग बेटा सही नहीं है अभी। आर्जिनिन और ये 2 को अलग करो, ये 2 उसके साथ मिल गया, आर्जिनिन 2 बन गया। आर्जिनिन टू द कार्बोक्सिल बीटा एट पोजिशन B31 एंड B30। यहाँ पर मतलब ये चेंज आया, ये ऑलरेडी आप इसको देख चुके हो। यहाँ पर जो आपने देखा था ये ग्लाइसिन, ग्लाइसिन में एक तो ए चेन में एस्पैराजीन के बजाय ग्लाइसिन आ गया, और दूसरा क्या है, बी चेन में 31 पर आर्जिनिन आ गया और B32 में आर्जिनिन आ गया, दोनों जगह आर्जिनिन आ गया, और ये 21 पर एस्पैराजीन के बजाय ग्लाइसिन आ गया। अगर स्टार्ट को देख लो तो मेरा ख्याल है पूरा पूरा उसके अंदर मौजूद है, सब कुछ आ जाएगा। इन मॉडिफिकेशन का नतीजा क्या हुआ, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है दैट इज क्लोजर टू न्यूट्रल। नतीजा क्या हुआ, मोर सॉल्युबल इन एसिडिक एनवायरनमेंट, ऑनसेट ऑफ एक्शन इज अबाउट 1.5 आवर्स। सीरम कंसंट्रेशन जो है ओवर 18 आवर्स इट इज कांस्टेंट। उसमें जो था आपने एनपीएच में देखा था पीक्स बन रहे थे और हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड्स और दूसरे अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स थे। यहाँ पर over 18 hours the concentration is the constant one. Here there is no peak of insulin। इसी वजह से हम क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर एनपी और लेंटे के मुकाबले में पीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 18 आवर्स तक पीक के बजाय एक कांस्टेंट उसकी कंसंट्रेशन मौजूद है। ऑल्दो द एक्टिविटी or hypoglycemic action similar as that of NPH, but hypoglycemic episode at night they are also reduced. Less weight gain as compared to NPH. The other one is insulin detemir, a soluble derivative. Threonine residue या threonine जो amino acid है that is removed from B30 and a 14 carbon fatty acid is attached at position B29। ये भी इसको भी कैपिटल कर दो। Due to these changes 98% of the insulin is going to be bounded with albumin, bind with albumin, and this bounded form of albumin will result in slow distribution to peripheral targets, and hence duration of action is more. Duration of action is about up to 20 hours, which is significantly longer than NPH. इम्प्रूव फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज क्या था कि मॉर्निंग में आमतौर पर हाइपरग्लाइसीमिया था, यहाँ पर नहीं है। इम्प्रूव फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, significant difference in HbA1c as compared to NPH, lower risk of hypoglycemia especially at night, less weight gain। तीसरा जो है उसमें वही पुराने कंपाउंड इंसुलिन डिस्प्रो जो था और पहले जो प्रोटामीन आपने इस्तेमाल किया था, इन दोनों को यहाँ पर मिला दिया गया एक साथ। इंसुलिन डिस्प्रो को प्रोटामीन के साथ मिक्स कर दिया गया या प्रोटामीन के साथ मिलाकर इसको कंपाउंड बना दिया गया। दैट इज टर्म्ड एज प्रोटामीन लिस्पो और ILPS। इट इज अ प्रोटामीन बेस्ड, इसका जो रैपिड एक्शन नहीं है बल्कि इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। Pharmacokinetics is similar as to NPH. Onset of action is between 1 to 4 hours. Peak level is attained after 6 hours. Duration of action is 15 hours. I've got
better glycemic control and less hypoglycemic episodes. Hypoglycemic episodes. और इसके मुकाबले में एक और चीज जो है वो क्या कि इसकी जो डोज है वो 2 के बजाय 1 हो गई। तो अगर ये हो जाता है तो इट इज मोर बेनिफिशियल। एनालॉग एंड नॉट एनालॉग ANA was significant. The number of daily injections was reduced from 2 to 1. इसके अलावा कुछ और भी इंसुलिन प्रीमिक्स इंसुलिन जिनको कहते हैं वो डेवलप की गई। जिस तरह ये प्रोप्टामिन के साथ आपने मिक्स किया था ऐसे आपने दूसरे मिक्स किया। वी आर नॉट डिस्कसिंग। Then we have got glucagon, another peptidal hormone. That peptidal hormone is synthesized from alpha cell of pancreatic islet of Langerhans. It is not Helen Green. Langerhans. Glucagon is released in blood in response to low level of blood. इंसुलिन कब हो रहा था? On high level of glucose. और ये कब हो रहा है? Low level of glucose in blood. This glucagon stimulates the synthesis of glucose from glycogen. ये क्या करेगा? फौरी तौर पर ग्लूकागोन जो है वो ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देगा, स्टिमुलेट करेगा कि ग्लाइकोजन हाइड्रोलाइज हो और ग्लूकोज। और उसके अलावा एमिनो एसिड्स यानी ग्लूकोन्यूजेनेसिस। ग्लूकोन्यूजेनेसिस glucagon is synthesized as a large peptide which is cleaved by a number of peptide के अंदर। लेकिन फर्क क्या है? इंसुलिन के अंदर हमने कहा कि we have got few amino acids which are not involved in interaction with receptor, but in glucagon, which was synthesized in 57 after the establishment of the structure in 56, entire compound is required for biological activity. Glucagon has got 29 amino acids and whole molecule, entire molecule is required for biological activity. एक एग्जाम्पल दी हुई है कि अगर हमने उसको चेंज कर दिया, टर्मिनल एन के ऊपर हिस्टिडीन मौजूद है, उस हिस्टिडीन को हमने रिप्लेस कर दिया किसी और अमीनो एसिड से, द एक्टिविटी विल बी लॉस्ट। एंड इवन बाय द रिमूवल ऑफ हिस्टिडीन, मे बी इंस्टेड ऑफ glucagon activity we are going to get glucagon antagonistic activity just by the removal of this histidine. That's why we are saying that whole entire molecule is required for that. Then we are going to discuss few compounds which are related to these glucagon and insulin. ये ग्लूकागॉन जो है, ग्लूकागॉन को यानी अगर आप देखो तो क्लिनिकली वी हैव ऑब्जर्व दैट डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर ग्लूकागॉन जो है उसका अमाउंट ज्यादा होता है। What does it mean? That glucagon is increasing the amount of glucose, maybe by hydrolysis of glycogen or maybe by synthesis from fat and amino acids. इसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्लूकोज को आप कंट्रोल करना चाहते हो तो आपके पास एक और जो अप्रोच है वो ग्लूकागॉन से रिलेटेड क्या है कि आप ग्लूकागॉन के एंटागोनिस्ट हासिल करो। For that purpose, a number of
non-peptide glucagon antagonists were investigated. A number of compounds were tested as potential agents for the treatment of diabetes. Still, we have got few reports or few compounds which are in early clinical trials and few compounds which are not entered in clinical trials and not available clinical. In investigation के नतीजे में we have got one type of the compound that is termed as glucagon like peptide agonist. ये ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड एगोनिस्ट है GLP-1. इसका काम क्या है? एंटागोनाइज एक्शन को एंटागोनाइज करना. This GLP-1 is a mammalian incretin. ये A नहीं होगा, INCRETIN, incretin, consisting of two peptides secreted by L cells located in the stomach. इंटेस्टाइन से incretin सिंथेसाइज होती है, उसको हम कह रहे हैं GLP-1. इसमें दो फॉर्म हो सकती हैं GLP-1 की. उसमें अंदर सिर्फ डिफरेंस जो है एक एमिनो एसिड का है. ये अर्ली रिस्पॉन्स टू इंसुलिन, ये जो फर्स्ट फेज ऑफ इंसुलिन था जो 10 मिनट्स का था शुरू में, वो जो है डायबिटीज 2 में पेशेंट्स के अंदर दैट वाज नॉट फाउंड, दैट वाज लॉस्ट. ये जो GLP-1 है दैट इज गोइंग टू स्टिमुलेट द फर्स्ट फेज रिलीज ऑफ इंसुलिन. मतलब क्या हुआ कि हम क्या करना चाहते हैं, GLP-1 को जो है स्टिमुलेट करना चाहते हैं या ऐसे एजेंट्स जो उसके एक्शन को बढ़ाएं, एगोनिस्ट नॉट एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट जो उसके एक्शन को बढ़ाएं, वो कंपाउंड्स को हम सिंथेसाइज करना चाहते हैं. यहाँ पर हम उसको इंक्लूड क्यों किया हमने, बिकॉज दे आर गोइंग टू इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्लूकागोन. ये जो GLP-1 है they are going to inhibit the release of glucagon. स्टिमुलेट किसको कर रहे हैं? इंसुलिन को. इंसुलिन की रिलीज को स्टिमुलेट कर रहे हैं GLP-1 और ग्लूकागोन की रिलीज को इनहिबिट कर रहे हैं. Hence, they are controlling the glucose from the GLP-1 also slows stomach emptying. incretin को क्या कहते हैं? जैसे एमाइलिन है, एमाइलिन which is 37 amino acids, a chain of 37 amino acids, and also secreted from the beta cells, post secreted with insulin. That is also have got one activity like this, slows stomach emptying. यानी वो एम्प्टिंग जो है स्टमक की उसको कम करता है. उसका नतीजा क्या है कि आपको भूख महसूस नहीं होती, आप फीलिंग ऑफ फुलनेस इज देयर, और एडिशनल फूड इंटेक जो है उसको वो रोक देता है. लेकिन मुश्किल सारी ये है कि GLP-1 जो है हाफ लाइफ इज अबाउट 90 सेकेंड्स. इसमें जो था कौन सा एक एंजाइम मौजूद है, DPP-4, ये जो है इसको हार्डलाइज कर देता है. लिहाजा अब जो हमारी अप्रोच हो गई वो क्या हुई कि इसको जो है यानी दिस DPP-4 इज फाउंड इन इंटेस्टाइनल कैपिलरीज, नॉट कैपिलरीज, पेनिक सर्कल एंड इन लीवर. ये इसको हाइड्राइज कर देता है. इसका मतलब क्या हुआ कि डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं हमें उनको मुस्तकिल तौर पर क्या देना, GLP-1 अगर हम दे रहे हैं तो दैट विल रिजल्ट इन significant drop in HbA1c or
दूसरों को जाता है, बट कंटिन्यूस एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। लिहाजा फिर हमने GLP-1 के बजाय हमने क्या कोशिश की कि इस दिस इज DPP नॉट T, DPP-I मीन 4 इनहिबिटर्स, यानी डाइपेप्टाइड peptidase 4 inhibitors that are responsible for that one hydrolysis of GLP। इसको डेवलप कर, ये इनहिबिटर्स अगर डेवलप हुए तो क्या होगा, वो इनहिबिट कर देंगे इसकी हाइड्रोलिसिस, और अगर GLP-1 बढ़ जाएगा तो दैट इज गोइंग टू कंट्रोल द ग्लूकोज लेवल। वो दोनों तरीकों से कंट्रोल कर देगा उसको। यहाँ पर जो है उसको ग्लूकोगोन रिलीज को भी कम कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा इंसुलिन को भी। ये तो दूसरा कंपाउंड दिया हुआ यहाँ पे, जब हम देख रहे थे ग्लूकोगोन को इनहिबिट करेगा, इंसुलिन को स्टिमुलेट करेगा। तो अब आपके पास नेक्स्ट क्या हो गया कि इनहिबिटर ऑफ DPP-4 उस एंजाइम के लिए। तो इसमें वी हैव गॉट फ्यू कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल वी हैव गॉट एक्जेंटाइड। एक्जेंटाइड ये सलाइवा ऑफ गीला मॉन्स्टर से हासिल किया गया था 1990s में। A 39 amino acid peptide has got the glucoregulatory activity. It will bind to GLP-1 receptor. GLP-1 receptor से जाकर बाइंड हो जाएगा and mimics the action of GLP-1. ये आइसोलेट किया गया था कंपाउंड। Then we have got the synthetic compound. The name of that synthetic compound is Axidane-1, which is synthesized from which is synthesized like that of exenatide। यानी जो एक्सट्रैक्ट से हासिल किया गया था, आइसोलेट किया गया था, वो एक्जेनेटाइड कहला रहा है, और जो सिंथेसाइज किया गया उसको एक्जेडीन का नाम दिया गया। दिस कंपाउंड stimulates GLP-1 receptors, resulting in improved insulin secretion, reduced glucagon release। ये ग्लूकागॉन होगा, एस नहीं आएगा यहाँ पे, ग्लूकागॉन रिलीज, reduce stomach emptying, slow the loss of beta cells, and stimulate the production of new beta cells। The compound is approved for use in patients with type 2 patients, which are not controlled by metformin and sulfonylurea। Another compound is liraglutide, which is a GLP-1 derivative having 16 carbon fatty acid, which इसमें एक GLP-1 के अंदर डेरिवेटिव जिसमें 16 कार्बन फैटी एसिड को अटैच किया गया, 26 अमीनो एसिड को। फैटी एसिड जिस तरह अभी आपने देखा था डिटेमेरिया जिसको लेविमिर कहते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर भी इसके अंदर एक फैटी एसिड चेन। द फैटी एसिड चेन promotes binding to albumin and limits degradation by DPP-1। उसके मुकाबले में उसको इनहिबिट कर दिया है, resulting in a prolonged duration of action। The drug requires 1 injection per day, which leads to prolonged release of GLP-1. It will reduce the food intake, body weight as that of exenatide. Insulin secretion is also increased, decreased gastric emptying, reduction in blood glucose level। वो ये स्टिमुलेट करेगा इंसुलिन को, इनहिबिट करेगा ग्लूकोगॉन सिक्रीशन को, रिड्यूस करेगा एम्प्टिंग ऑफ द स्टमक। नतीजा उसका क्या होगा, रिड्यूस इन द intake of food and less body weight or loss of body weight उसको कंट्रोल कर, decrease gastric reduction in blood inhibition of
In humans life, half life is about 10 hours. In humans, the half life is about 10 hours. अब ये जो मैंने अभी कहा था DDEPP14 that is responsible for degradation of GLP-1. हमारा नेक्स्ट जो क्लास आपके पास वो क्या है, इसके इनहिबिटर्स आपने कोशिश की कि बनाए. वी हैव गॉट डिफरेंट इनहिबिटर्स, लेकिन वहाँ पे हमें अभी तक क्लिनिकल रिसर्च में मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर वो है. मुश्किल सारी ये है कि जो GLP-1 और ये जो इनहिबिटर है DPP इज नॉट अ सिलेक्टिव इनहिबिटर, यानी GLP-1 पे नहीं कर रहा बल्कि उसके अलावा और न्यूरोपेप्टाइड्स और एंजाइम्स पे भी कर रहा है. उसके अलावा जो इम्यून सिस्टम में मौजूद हैं